तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय अ सेंट्रल बैंक। सेट ऑफ एक्शंस टेकन बाय अ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई and interest rate, to control the money supply and interest rate in an economy। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो सेंट्रल बैंक, सेकंड चीज़ जो है वो मनी सप्लाई और थर्ड चीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट। देखिए, जब भी किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को जो है क्यों कंट्रोल करता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और किन किन के जरिए, किन किन टूल्स या किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है सेंट्रल बैंक हमारे पास जो है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमारे पास मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट जो है ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास टारगेट रहेगा। किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या रहता है? मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट जो रहता है वो हमारे पास मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। टारगेट क्या है? मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। अब करती क्यों है सेंट्रल बैंक हमारे पास जो है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट क्यों कंट्रोल करता है? वो हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, हम इन्हें जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला या सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है, वो रहता है टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारे पास जो है प्राइस रिजिड हो या प्राइस स्टेगनेशन जो है इसका कभी भी मतलब नहीं रहता है, बल्कि हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इकानमी के अंदर जो है जनरल प्राइस लेवल जो है रिलेटिवली कांस्टेंट रहे या हमारे पास चेंज एट मॉडरेट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास इकानमी के अंदर जो है प्रिडिक्टेबल और लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहे, जहाँ पर हमारे पास प्राइसेस ना ही सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट हों, ना ही इरेक्टिक फ्लक्चुएशन हमारे पास जनरल प्राइस लेवल के अंदर हो, बल्कि हमारे पास जो है एक रीजनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो। रीजनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे पास इकानमी के अंदर हो, ये हमारे पास जो है प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है। अगर हमारे पास जो है हाई डिग्री इन्फ्लेशन रहता है तो हाई डिग्री इन्फ्लेशन को जो है एनिमी ऑफ द इकानमी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है हाई डिग्री इन्फ्लेशन जो है कास्ट ऑफ लिविंग को जो है रेज करता है। इसके अलावा जो है वैल्यू ऑफ मनी जो है फॉल हो जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी हमारे पास जो है मेन ऑब्जेक्टिव या डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है। अगर हम कीन्स की बात करें या कैसल की बात करें तो दोनों ने जो है प्राइस स्टेबिलिटी को जो है मेन ऑब्जेक्टिव कंसीडर किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है इकोनॉमिक
ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। जब भी हमारे पास रियल पर कैपिटा इनकम कंट्री का इंक्रीज हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। या हमारे पास जब रियल आउटपुट या हमारे पास टोटल फिजिकल या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब किसी भी कंट्री की इंक्रीज हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ through ensuring adequate availability of credit and lower cost of credit। जब हमारे पास जो है इजीली अवेलेबल क्रेडिट रहे और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास क्रेडिट रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट हो सकती है और उसकी मदद से जो है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है वो हमारे पास जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हम क्या ले रहे हैं? टू एंश्योर स्टेबिलिटी, टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। तो इधर हम इंडियन रुपी की बात करेंगे, तो इंडियन रुपी के अंदर जो है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी विद द यूएस डॉलर ले लो या आप पाउंड ले लो या किसी भी अदर कंट्री की करेंसी ले लो। होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो है करेंसी की वैल्यू जो है फ्लैक्चुएट जब भी होती है इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, तो हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक जो है क्या करता है? स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है हमारे पास करेंसी को। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की। तो हमारे पास फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, full employment। तो it is also one of the important or it is also one of the main objectives of the monetary policy। इसके बाद हम फिफ्थ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या रहता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम in the balance of payment, in the balance of payment। इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जहाँ पर हमारे पास कंट्री की जो है कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो हमारे पास इंपोर्ट के बराबर रहता है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो हमारे पास क्या होता है? जब भी हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर चाहे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो या इंपोर्ट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है के अंदर जो है एक डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं या जिसके बहुत सारे जो है हमारे पास जो है बैड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जैसे हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया तो सरप्लस वाली कंडीशन जो है आ जाएगी। अगर हमारे पास इंपोर्ट्स ज़्यादा हुए तो हमारे पास जो है डेफिसिट वाली कंडीशन जो है हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक का रहता है कि इक्विलिब्रियम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर लाने का जो है एक ऑब्जेक्टिव जो है सेंट्रल बैंक का रहता है। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम
इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास कहाँ आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जहाँ पर हमारे पास जो है एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू द इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री, जहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट किसके बराबर हो, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट के बराबर हो, वो वाली सिचुएशन हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली सिचुएशन कहलाती है। तो ये भी हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास जो है सेंट्रल हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है कि किस तरीके से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन लाई जाए। तो अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मोस्टली हमारे पास जो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव टूल्स रहते हैं और क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटिटेटिव टूल है वो मेरे पास है बैंक रेट। कौन सा है, बैंक रेट। देखिए बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट हमारे पास एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। एक ऐसा रेट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे, उस रेट को क्या कहेंगे, उस रेट को बैंक रेट कहेंगे। देखिए बैंक रेट को हम जो है डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। देखिए बैंक रेट हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी के लिए। तो अगर हमारे पास मनी सप्लाई चेंज होती है तो एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी तो एग्रीगेट आउटपुट इफेक्ट होगा, एग्रीगेट आउटपुट इफेक्ट होगा तो हमारे पास जो है प्राइसेस इकॉनमी के अंदर चेंज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बैंक रेट हमारे पास जो है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन बैंक रेट। देखिए जब हमारे पास बैंक रेट इंक्रीज होगा तो हमारे पास कास्ट ऑफ बारोइंग जो है हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। कास्ट ऑफ बारोइंग इंक्रीज होगी किसके लिए, फ्रॉम या किसके लिए, फॉर कमर्शियल बैंक्स। कास्ट ऑफ बारोइंग फॉर कमर्शियल बैंक्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब कास्ट ऑफ बारोइंग इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो है कमर्शियल बैंक क्या हो जाएंगे, डिस्कोरेज हो जाएंगे। डिस्कोरेज कमर्शियल बैंक्स टू बारो, तो जब डिस्कोरेज होंगे तो हमारे पास इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक्स की जो लेंडिंग रेट रहेगा, मतलब जिस रेट पे वो आगे लोगों को, बिजनेसमैन्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को जो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लेंडिंग रेट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि इनके पास जो है क्रेडिट डिक्रीज होगा किसकी मदद से, जब हमारे पास जब हमारे पास कमर्शियल बैंक जो है बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो इनका लेंडिंग रेट जो है इंक्रीज होगा। जब इनका लेंडिंग रेट इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या फील करेंगे, डिस्कोरेज्ड फील करेंगे बारो करने के लिए। तो जो बिजनेसमैन हैं एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्कोरेज हो जाएंगे सेंट्रल बैंक से लोन लेने में, जिसकी वजह से हमारे पास जो है मनी सप्लाई कंट्री के अंदर डिक्रीज होगी। क्योंकि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी हमारे पास, तो हमारे पास मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो हमारे पास जो है एग्रीगेट डिमांड या मनी
एक्सपेंडिचर कंट्री के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से हमारे पास प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे और इन्फ्लेशन को चेक किया जाएगा। इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल के अंदर लाया जाएगा, इन्फ्लेशन चेक। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है बैंक रेट इंक्रीज होता है, बैंक रेट डिक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, तो कास्ट ऑफ बोरोइंग जो है डिक्रीज होगी, कास्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज होगी। जब कास्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज होगी तो कमर्शियल बैंक जो है एनकरेज होंगे बारो करने के लिए। तो जब एनकरेज होंगे तो हमारे पास लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है एनकरेज होंगे हमारे पास लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक से, जिसकी वजह से हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड या मनी एक्सपेंडिचर इकानमी के अंदर इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो हमारे पास प्राइसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो डिफ्लेशन जो है चेक होगा। क्या होगा, डिफ्लेशन चेक होगा। तो इंक्रीज इन बैंक रेट की वजह से इन्फ्लेशन चेक में होगा और डिक्रीज इन बैंक रेट से जो है डिफ्लेशन हमारे पास चेक होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट में ले रहा हूं रेपो रेट। क्या ले रहा हूं, रेपो रेट। देखिए रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास सेंट्रल बैंक या हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई हमारे पास जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगेंस्ट सिक्योरिटीज। देखिए हमारे पास रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर डिफरेंस क्या है। बैंक रेट को भी हमने कहा कि जिस मतलब एक ऐसा रेट जिस रेट पे हमारे पास सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, और रेपो रेट को भी हमने क्या कहा, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो है लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो रेपो रेट है, रेपो रेट हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है और बैंक रेट हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होता है। और दूसरी बात, रेपो रेट जो है अगेंस्ट सिक्योरिटीज और अगेंस्ट कोलेटरल्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो रेपो रेट को हम बता सकते हैं रेट एट विच आरबीआई या हम कहेंगे सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, आरबीआई लेंड्स ओवरनाइट फंड्स टू दी बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारे पास रेपो रेट जो है, रेपो रेट हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है। क्या है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हमारे पास है और अगेंस्ट द कोलेटरल या अगेंस्ट द सिक्योरिटीज जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड इंस्ट्रूमेंट की। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट में ले रहा हूँ रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट हमारे पास जो है अपोजिट रहता है किसका, रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट हमारे पास एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड करता है फॉर द फंड्स विच दे कीप विद आरबीआई। जो भी सरप्लस फंड्स हमारे पास जो है बैंक्स किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, और उसके बदले में जो सेंट्रल बैंक उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं द इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई पेज टू दी बैंक्स, द इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई पेज टू दी बैंक्स for the funds which they keep with RBI। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। देखिए हमारे पास रिवर्स रेपो रेट भी हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रहता है, शॉर्ट टर्म रेट हमारे पास रहता है। जिस तरीके से हमारे पास रेपो रेट शॉर्ट टर्म है, इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट भी हमारे पास शॉर्ट टर्म है।
अगर हम रेपो रेट की बात करें या रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो हमारे पास दोनों के दोनों जो टूल्स हैं ये हमारे पास जो है शॉर्ट रन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। बोथ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर यूजफुल टूल्स ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट बाय आरबीआई। देखिए हमारे पास जो रेपो रेट है और हमारे पास जो है बैंक रेट है, तो दोनों का जो मैकेनिज़्म है किस तरीके से हमारे पास जो है मनी सप्लाई इकानमी के अंदर कम हो या किस तरीके से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल के अंदर आ जाए, तो दोनों का जो है मैकेनिज़्म, दोनों का जो है काम करने का तरीका हमारे पास एक ही रहता है। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है रिवर्स रेपो रेट को जो है इंक्रीज़ किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को जो है सेंट्रल बैंक के ज़रिए इंक्रीज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे पास जो है अपनी सारी की सारी सरप्लस फंड्स जो है सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे, क्योंकि उनको जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई जो है इकानमी के अंदर जो है कंट्रैक्ट होगी या मनी सप्लाई जो है डिक्रीज़ होगी। तो अगर मनी सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ होती है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड या मनी एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होगा, प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे और इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रिवर्स रेपो रेट काम करता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंस्ट्रूमेंट की। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए अगर हम नैरो सेंस के अंदर बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जहां पर हमारे पास गवर्नमेंट परचेज या सेल कर, जहां पर हमारे पास सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल करता है या परचेज करता है। लेकिन जब हम ब्रॉड सेंस के अंदर बात करें, एक तो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा हमारे पास जो है अदर प्रॉपर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ को भी सेल एंड परचेज करता है, जैसे कि बिल्स और इसके अलावा सिक्योरिटीज़ ऑफ प्राइवेट कंसर्न्स, तो ये भी इसके अंदर आता है जब हम ब्रॉडर सेंस के अंदर बात करते हैं। तो जब भी हमारे पास बैंक्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स परचेज़ करेंगे, सिक्योरिटीज़ को जो है परचेज़ करेंगे, तो उसके लिए जो है उन्हें पेमेंट करना पड़ता है सेंट्रल बैंक को। या इसी तरीके से जब हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक जो है परचेज़ करता है, तो इसके बदले में जो है सेंट्रल बैंक को भी हमारे पास पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास जो है सेल करता है, अगर हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या अदर बिल्स या सिक्योरिटीज़ ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल को जो है परचेज या सेल, फॉर एग्जांपल सेल करता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसकी वजह से जो है हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट होगा इकानमी के अंदर। इसी तरीके से अगर हमारे पास परचेज करेगा तो इसकी वजह से जो है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट होगा। देखिए सेल से क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है और उसके बदले में हमारे पास जो है बैंक्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है सेंट्रल बैंक को पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है क्रेडिट कंट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से जब परचेज कर रहा है तो सेंट्रल बैंक हमारे पास पेमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपेंशन होगा क्रेडिट के अंदर। देखिए हमारे पास जो ओपन मार्केट ऑपरेशन रहता है, तो कभी कभार हमारे पास जब हमारे पास बैंक रेट या रेपो रेट की पॉलिसी को जो है इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए जो है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन काम आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है आरबीआई ने जो है बैंक रेट या रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, लेकिन कमर्शियल बैंक्स या बैंक्स ने हमारे पास लेंडिंग रेट को जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ उस तरीके से नहीं किया। तो इस केस में हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करेगा, जो भी उनके पास जो है सरप्लस अवेलेबल होगा उसको जो है ड्रा करने में जो है कमर्शियल बैंक से जो है लेने में मदद करेगा, जब हमारे पास जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है सेल किया जाएगा सेंट्रल बैंक के
ज़रिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है बैंक रेट या रेपो रेट पॉलिसी को जो है इफ़ेक्टिवली रन करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की, तो वह हमारे पास आता है CRR, दैट इज़ कैश रिज़र्व रेशो। कैश रिज़र्व रेशो। कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसा अमाउंट होता है, एक हमारे पास एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमारे पास बैंक्स ने जो है RBI के पास रखना होता है अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो उसको हम क्या कहेंगे? कैश रिज़र्व रेशो कहेंगे। तो इसको मैं बता सकता हूँ, अमाउंट अमाउंट ऑफ कैश रिज़र्व, amount of cash reserve with RBI against demand and time डिपॉजिट, अगेंस्ट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। देखिए हमारे पास डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो कस्टमर की डिमांड्स या जब कस्टमर जब भी डिमांड करे तो उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो उस डिपॉजिट को हम क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। इसी तरीके से टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो किसी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है कोई भी हमारे पास जो है कस्टमर जो है बैंक के पास रखता है। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट हमारे पास जो भी कमर्शियल बैंक के पास रहता है तो इसका जो है कोई पोर्शन जो है हमारे पास कमर्शियल बैंक को जो है सेंट्रल के बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है इंक्रीज किया सेंट्रल बैंक ने जो है कैश CRR को जो है इंक्रीज़ किया कमर्शियल बैंक ने, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? इसकी वजह से हमारे पास जो कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा या फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा CRR को इंक्रीज़ किया गया तो कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा जो है सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन इन क्रेडिट होगा, कंट्रैक्शन इन क्रेडिट होगा। लेकिन उस केस में कंट्रैक्शन इन क्रेडिट होगा अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस रिजर्व नहीं है। तो इंक्रीज इन CRR क्या करेगा? हमारे पास कंट्रैक्शन इन क्रेडिट करेगा, या जिसको हम इन्फ्लेशन या फर्दर जो हमारे पास इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल होगा। CRR को इंक्रीज़ करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड हमारे पास जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास जो है प्राइसेस जो है डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है डिक्रीज़ किया जाएगा CRR को तो इसकी वजह से हमारे पास जो है एक्सपेंशन इन क्रेडिट होगा या मनी सप्लाई जो है इकानमी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज़ SLR। SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमारे पास जो है बैंक्स को जो है मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, आइदर विद सेंट्रल बैंक और इन देयर ओन वॉलेट्स, तो अगर इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास CRR काम करता है इसी तरीके से हमारे पास जो है SLR भी काम करता है। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें CRR और SLR का, तो CRR हमारे पास जो है डायरेक्टली जो है हमारे पास लिक्विडिटी को इफ़ेक्ट करता है और हमारे पास जो है SLR जो है इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा हमारे पास जो है CRR हमारे पास जो है अमाउंट रहता है जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, और इसके अंदर जो है SLR के अंदर जो है हमारे पास कमर्शियल बैंक के पास चॉइस रहती है। लेकिन बोथ हमारे पास जो है परसेंटेज ऑफ NDTL रहती हैं, बोथ जो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ NDTL, दैट इज़ टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, दैट इज़ टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट रहता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की।
तो इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव टूल्स को देखा। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स थे हमारे पास वो इन जनरल जो है क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को जो है कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स को हम जो है जनरल मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, जनरल मेथड्स। लेकिन जहाँ तक क्वालिटेटिव टूल्स की बात है तो क्वालिटेटिव टूल्स को जो है स्पेसिफिक पर्पस या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस या हमारे पास जो है किसी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम इन्हें जो है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो जो सबसे पहला टूल मैं इधर लिख रहा हूँ वो हम ले रहे हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट हमारे पास जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है हमारे पास क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, जिससे जो है मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट को जो है कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमारे पास जो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट कर सकता है कि किस सेक्टर को जो है कितना लोन प्रोवाइड करना है, किस सेक्टर को कितना लोन प्रोवाइड करना है। उसे हम कहेंगे क्रेडिट एलोकेशन। क्रेडिट एलोकेशन, क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी, क्रेडिट एलोकेशन पॉलिसी कि किस सेक्टर को जो है कितना लोन प्रोवाइड करना है। या इसके अलावा हमारे पास जो है कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे पास जो है लिमिट भी सेट कर सकती है कि लिमिट सेट कर सकती है क्रेडिट की। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है क्रेडिट की लिमिट जो है सेट की जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट की मदद से जो है मनी सप्लाई को जो है इकानमी के अंदर जो है इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है। अब हम सेकंड टूल की बात करते हैं। तो सेकंड टूल हमारे पास जो है मॉरल सेशन। मॉरल सेशन क्या होता है? मॉरल सेशन हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल बैंक जो है वो एडवाइस देन रिक्वेस्ट एंड परसुएड्स। एडवाइस देन रिक्वेस्ट एंड परसुएड्स हमारे पास जो है इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक्स को जो है एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट करता है या उन्हें परसुएड करता है कि वो कोऑपरेट करें सेंट्रल बैंक के साथ ताकि क्रेडिट पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये जो एडवाइस होती है ये मॉरली बाइंडिंग होती है, ये मॉरली बाइंडिंग होती है लेकिन मैंडेटरी नहीं होती है। मॉरली बाइंडिंग, मॉरली बाइंडिंग बट नॉट मैंडेटरी, बट नॉट मैंडेटरी। तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉरल सेशन कहेंगे। तो जो मैं थर्ड टूल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट या जिसे हम जो है लोन के नाम से भी जानते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास जो है डाउन पेमेंट या हमारे पास जो है इंस्टॉलमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है इकानमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास जो है डाउन पेमेंट्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है। एक तो डाउन पेमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा और साथ में हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स को जो है रिड्यूस किया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल में
किया जाए। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो डाउन पेमेंट्स को डिक्रीज़ किया जाएगा और इंस्टॉलमेंट्स को जो है हमारे पास इंक्रीज़ किया जाएगा। मतलब इंस्टॉलमेंट जैसे हमारे पास जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज़ किया जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाएगा। तो लोग जो है लोन लेने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे और डिफ्लेशन जो है इकानमी के अंदर जो है ख़त्म किया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो डाउन पेमेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है वो लोन नहीं ले पाएंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और अपोजिट प्रोसेस जो है हमारे पास डिफ्लेशन के केस में होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर लोगों को जो है इन्फ्लेशन के दौरान अगर डाउन पेमेंट्स को इंक्रीज़ किया जाएगा और साथ में इंस्टॉलमेंट्स जो है डिक्रीज़ की जाएंगी कि 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट्स रखी जाएंगी, तो इसकी वजह से भी जो है लोग जो है डिसमोटिवेट हो जाएंगे लोन लेने के लिए। लेकिन डिफ्लेशन के दौरान इंस्टॉलमेंट्स को इंक्रीज़ किया जाएगा तो लोग लोन लेने के लिए जो है मोटिवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कंज्यूमर क्रेडिट के ज़रिए जो है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है मनी सप्लाई को जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। अब मैं नेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, तो वो हमारे पास है फोर्थ, इट इज़ चेंजेस इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योरिटी लोन्स। देखिए, जब भी हम लोन्स लेते हैं तो हमें जो है उसके बदले में जो है कोलेटरल रखना पड़ता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है सिक्योरिटीज़ या कोलेटरल्स को जो है हमारे पास बैंक क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है मनी सप्लाई जो है इकानमी के अंदर अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा कोलेटरल रखना पड़ता है, तो ज़्यादा कोलेटरल रखना पड़ता है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है लोग जो है लोन लेने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। इसी तरीके से अगर कम कोलेटरल रखनी पड़ेगी तो हमारे पास जो है लोन लेने के लिए जो है हमारे पास ज़्यादा या सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो है लोन लेने ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज करने से हमारे पास जो है मनी सप्लाई इकानमी के अंदर इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी क्वालिटेटिव टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।